गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं रतन सर काबिल अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पढ़ा था इतिहास में, जो थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था, सोर्स ऑफ हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास का पता हम कैसे लगाते हैं, इसका हमने डिटेल से पढ़ा था। कई सारे सोर्सेस हैं, उस सोर्स के बारे में जाना। अब हम देखते हैं कि किस तरह का एमसीक्यू जो है वो आता है। वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपने देखा। अब जो कुछ एमसीक्यू करवा रहे हैं, बहुत ही है जो सीटेट में भी आ चुका है, तो आप इसका प्रैक्टिस हमारे साथ करते रहिए और देखिए कि आप कितना आंसर दे पा रहे हैं। तो देखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख राजा पुष्यमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों के बारे में जानकारी देता है। यानी आप शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस के बारे में आपको बताना है। शिलालेख अर्थात जो पहले जो पत्थर के टुकड़े पर जो राजा का आदेश वगैरह जो लिखा जाता था, उकेरा जाता था, उसी को हम लोग शिलालेख कहते हैं। तो कौन सा शिलालेख जो यहाँ से देखना, कौन सा शिलालेख जो पुष्यमित्र शुंग है द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें से देखेंगे कि इसमें क्या था, जो धनदेव जो थे पुष्यमित्र शुंग के समय में, जो धनदेव थे, उन्होंने क्या क्या था लिखा था किस शिलालेख में पुष्यमित्र शुंग के बारे में। तो अयोध्या शिलालेख उसे कहते हैं। यहाँ तो सारनाथ है, हाथी गुम्फा है, बेशनगर है, तो क्या होगा, अयोध्या शिलालेख होगा। कौन सा होगा, अयोध्या रॉक एडिक्ट यानी अयोध्या शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ कराया था और वाजपेयी यज्ञ जो कराया था, 2 यज्ञ था, उसके बारे में लिखा हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा, अयोध्या शिलालेख। इसके बाद है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स। आपका क्या होता है, प्राइमरी सोर्स अंडरस्टैंडिंग द मेडिवल इंडियन पीरियड। तो प्राइमरी मुख्य स्रोत है, प्राथमिक स्रोत क्या है, किसके बारे में, तो मेडिवल इंडियन पीरियड के बारे में बताया गया, मध्यकाल के बारे में। हमने क्या पढ़ा था, प्राचीन काल के स्रोत के बारे में। तो भारतीय इतिहास को 3 खंडों में जो बांटा गया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो यहाँ पे मेडिवल, तो मेडिवल पीरियड के बारे में किससे पता चलेगा, तो नंबर 1 में क्या है, अशोकाज इंस्क्रिप्शंस है, अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास है, साहित्य लहरी ऑफ सूरदास है, प्रेज ऑफ रवि कीर्ति है। तो इसमें से किससे पता चलेगा, चूंकि आपको पता करना है मेडिवल पीरियड के बारे में। तो अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, यहाँ जो पहला है अशोका का इंस्क्रिप्शन, अशोक क्या था बहुत पहले यानी लगभग 300 ईस्वी के लगभग में। तो ये तो आपका आ जाएगा एंशियंट हिस्ट्री के बारे में, तो आपका मेडिवल पीरियड नहीं आएगा। तो ये अशोका का जो इंस्क्रिप्शन से पता नहीं चलेगा, ये क्योंकि प्राचीन के बारे में पता चलेगा। अभिज्ञान शकुंतलम ऑफ कालिदास के बारे में भी ये भी आपका जाता है बहुत पहले का प्राचीन काल के बारे में। तो इसके बाद क्या है, साहित्य लहरी ऑफ सूरदास यानी सूरदास किस काल के हैं, सूरदास जो कवि हैं, जो अंधे कवि थे, जो आंख से नहीं देख पाते थे। और सूरदास क्या है, जो कृष्ण के ऊपर, उसके प्रेम के ऊपर जो बहुत सारा कविता उन्होंने लिखा, तो इसके लिए वो फेमस हुए थे बहुत ज्यादा। और ये किस काल के हैं, ये है 16वीं शताब्दी के, प्राय 16वीं शताब्दी के ये, अर्थात ये मेडिवल पीरियड के हैं। तो सूरदास का जो लहरी है, इसी से आपको पता चलेगा, साहित्य लहरी जो है इससे पता चलता है, इसी को हम प्राइमरी सोर्स के रूप में लेंगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर जो सी है यहाँ पे, सूरदास की साहित्य लहरी। नेक्स्ट है कठोर सतहों जैसे पत्थर या धातु पर लेखन को क्या कहा जाता है। यानी जो कठोर सतह है, मजबूत है, पत्थर पे या धातु पे, उस पे जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उत्खनन, शिलालेख, पांडुलिपि या स्थल कहते हैं। उत्खनन मीन्स क्या, उत्खनन मीन्स खोदना, मिट्टी खोदना, तो उत्खनन नहीं होगा। शिलालेख, शिला मतलब क्या होता है, पत्थर, लेख मतलब लिखना है, पत्थर पर लिखना। वहीं पर पांडुलिपि क्या है, जो हाथ से लिखते थे, जो पत्ते पे, जो भुज पत्ते, एक जो विशेष पत्र है उस पे। स्थल मतलब क्या होता है, जगह। यहाँ पे पत्थर या धातु पर लेखन, तो शिलालेख मतलब पत्थर या धातु पर लेखन, अर्थात इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन कहते हैं, इंग्लिश में इंस्क्रिप्शंस। तो सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी। नेक्स्ट है ऑन व्हाट वेर द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटेन। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब जो हाथ से लिखा जाता था, तो उसको किस पे लिखा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखना, मनु मतलब क्या होता है लैटिन में, हाथ। तो हाथ से क्या है, ऑन व्हाट वेर किस पर, ऑन पाम लीफ, ऑन पीपल लीफ, ऑन बनाना लीफ, ऑन बैनियन लीफ। तो किस में से लिखा जाता था, तो इसमें से हम देखते हैं जो बैनियन लीफ पे नहीं, पत्ते के जो है आपका बनाना है, केला का पत्ता, इस पर भी नहीं,
पीपल के पत्ता पर भी नहीं था। आपने पढ़ा था किस पे, पाम लीफ, यानी जो किसे कहते हैं तार के पत्ते, और या जो भुर्ज है भोजपत्र, उस पे तो तार के पत्ते पर लिखा जाता था। सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर ए, मनुस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा करते थे, क्योंकि ये बहुत दिन तक क्या था, टिकता था, इसीलिए इस पे लिखा जाता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पालों के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। किसके में, एक तो है बंगाल, उसके बाद है पाल। पाल मतलब पाल वंश के शासक जो है, इसीलिए पालों के इतिहास के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करता है। तो कई सारा है, कुमार पाल चरित, एक है रामचरित, कुबल यमला गौरावाहो। यदि आप देखते हैं बंगाल के पाल वंश का है तो आप सोचेंगे शायद होगा कुमार पाल चरित है, तो ये होगा नहीं, ये ऑप्शन क्या है, गलत है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा इसका रामचरित। रामचरित, रामचरित की रचना किसने किया था, सुधाकर नंदी ने। बंगाल में सुधाकर नंदी ने रामचरित का रचना किया था। अब रामचरित मतलब आप रामायण नहीं समझ लेना है। रामचरित क्या है, रामचरित हो गया एक दूसरे से, रामायण है उसकी रचना वाल्मीकि ने की, रामचरित मानस जो तुलसीदास द्वारा कृत है, और उसी तरह से रामचरित है ये रामचरित, तो ये हो गया आपका सुधाकर नंदी द्वारा है। और ये है बंगाल के पाल वंश। पाल वंश मतलब रामपाल का जो इसमें दिखाया गया है, इसमें रामायण का भी घटना है, रामायण का भी है और रामपाल का भी वर्णन किया गया है। तो क्या होगा सही उत्तर आपका रामचरित, यानी ये नंबर जो बी है ये आपका सही ऑप्शन है। Whose writing among the following cannot be considered as a primary source, यानी इसमें से नॉट हो है, कैन नॉट यानी नहीं लेना है प्राइमरी सोर्स के ऊपर। Whose writing among the following cannot be considered, किसका है, अबुल फजल, राजसुंदरी देवी है, जियादुन बरनी है, मुजफ्फर आलम है। तो किसके लेखन को एक प्राथमिक सोर्स के रूप में आपको नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर, मुजफ्फर आलम। क्या हो जाएगा, नंबर डी, मुजफ्फर आलम जो है इसका सही उत्तर है, यानी इसके लेखन को प्राथमिक सोर्स के रूप में नहीं लेना है। नेक्स्ट है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है, प्राचीन भारतीय इतिहास एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए आप शुरू करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा, यानी गलत होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 दिया है, यानी प्राइमरी सोर्स के रूप में आप नहीं लेंगे। वो क्या है, पहला है लघु चित्रकारी जो मिनिएचर पेंटिंग है, शिलालेख, हस्तलिपियां, गुफा चित्रकारी, यानी पढ़ा रहे आप इतिहास, पढ़ा रहे प्राचीन काल के इतिहास, तो प्राइमरी सोर्स के रूप में बच्चों को आप दिखाना चाहेंगे, बच्चों को बताना चाहेंगे, तो किस चीज को लेना गलत होगा। तो इसमें से हम देखते हैं जो गुफा चित्रकारी है, ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। गुफा चित्रकारी यानी ये था, यानी यहाँ पे अवशेष मिला है, अभी भी गुफा के भीतर बहुत सारा चित्र मिला है, हाथी गुफा वगैरह में मध्य प्रदेश में, इस तरह से कई जगह है गुफा चित्रकारी अभी भी मौजूद है प्राचीन काल का। तो ये बहुत ही क्या है, विश्वसनीय है, तो इसको आपको प्राइमरी सोर्स के रूप में लेना है। इसके बाद है हस्तलिपियां, ये तो जब हस्तलिपियां अर्थात क्या हो गया, जो हाथ से लिखा हुआ। अब जो चीज लिखा हुआ है और हमारे पास मौजूद है, ये तो और भी क्या है, प्रमुख है, अर्थात ये भी क्या है, सही है। हस्तलिपि का प्राइमरी सोर्स के रूप में ले सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं, प्रमाणिक है ये, तो ये भी सही है। शिलालेख, शिलालेख भी बहुत ही प्रमाणिक है, अर्थात शिलालेख जब लिखा गया उस समय, आज भी मौजूद है, पत्थर पे लिखा हुआ है, तो उस समय का लिखा हुआ जिसको पढ़ पाते हैं, तो शिलालेख इंपॉर्टेंट, इसको तो प्राइमरी सोर्स के रूप में आप ले ही सकते हैं, बच्चों को दिखाने के लिए प्रमाणिक है। तो बच गया क्या, लघु चित्रकारी। लघु चित्रकारी क्या है, ये इसको आप जो है गलत होगा, इसको लेना प्राइमरी सोर्स के रूप में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लघु चित्रकारी अर्थात मिनिएचर पेंटिंग जो है, इसको आप प्राइमरी एज ए प्राइमरी सोर्स नहीं ले सकते हैं, आप प्राचीन इतिहास के स्रोत को बताने के लिए बच्चों को। नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है, यानी इसमें से आपका ऑप्शन ए है, देखिए कथन है, उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन बी दिया गया है, ये भी कथन है। इन दोनों में से देखना है कौन सही है, कौन गलत है, कौन किसका रीजन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, अपर प्राइमरी लेवल में इस तरह से पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना है। सिर्फ जो सोचेगा जो क्वेश्चन आंसर ही पूछा जाएगा, जो कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ऐसा नहीं है। इस तरह से थोड़ा जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये भी पूछा जाता है। तो इसमें से पहला जो है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलाव का उपहास किया गया, अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। कथन ए है। कथन बी क्या कह रहा है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित
क्या है, उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें से क्या है, क्या कथन ए और कथन बी, तो पहले देखते हैं कौन सा सही है कौन गलत है। तो आपका कथन ए क्या है, सही है, उसमें ऐसा था, और कथन बी भी क्या है, सही है, तो दोनों सही है। लेकिन कथन जो बी है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है जो ए में बताया गया। तो आपका क्या होगा, जो यहाँ पर है ए और बी दोनों सही है, किंतु ए की सही व्याख्या नहीं, यानी आपका जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए ही क्या है आपका राइट आंसर है, यानी ए सही है। बोथ ए एंड बी आर क्या करेक्ट, बट ए इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। तो सही ऑप्शन क्या आ जाएगा, नंबर ए। नेक्स्ट है, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। आरंभिक मानव यानी शुरू का जो मानव था, यानी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑन द अर्ली ह्यूमंस। किसके बारे में, अर्ली ह्यूमंस, प्रारंभिक मानव में, हजारों साल पहले शुरू के जमाना थे, आदि मानव जिसको कहा गया, इसके बारे में बताने के लिए किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। किसके, तो गिरनार का शैल अभिलेख है, पातशाहनामा चित्रकला है, यहाँ पे मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला और कांगड़ा की शैल की चित्रकला। तो इसमें किसे आप मानेंगे प्राथमिक सोर्स के रूप में, यानी जो उस समय था और आज भी है, उसको हम प्रमाणिक तो दे सकते हैं। इसमें से आपका एक आता है मध्य प्रदेश का जो है, मध्य प्रदेश में जो हाथी गुम्फा वगैरह मिला है, कई सारा मिला है, ये शिलालेख मिला है, वो सब है। तो मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला से, शैल चित्रकला, शैल मतलब क्या था, पत्थर पर जो चित्रकला है, उसको देख करके, तो इसी को हम प्राइमरी सोर्स के रूप में लेंगे कि उस समय क्या था और आज की स्थिति क्या है। नेक्स्ट है, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जनजातीय यानी जिसको हम जनजातीय यानी आदिवासी कहते हैं, तो ट्राइबल पीपल जिसको आप कहते हैं, तो कुछ भी कहिए, इसके इतिहास के बारे में कौन सा कथन गलत है, यानी जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में, अर्थात जो ट्राइबल लोग थे उसके इतिहास के लिखे, इतिहास के क्या लिखा, जो फेमस होते हैं, जो जैसे राजा महाराजा, इसका इतिहास लिखा जाता है, तो इनके जनजाति लोग का इतिहास कौन लिखेगा। तो इसका जब इतिहास लिखना हो तो कौन सा निम्न में से कौन सा कथन क्या गलत है। तो कैसे, एक नंबर क्या, अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। उसके बाद क्या है, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा। समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो इसमें से कौन सा एक गलत है जनजातीय इतिहास के बारे में। तो हम देखते हैं कि जनजाति जो होते हैं, ट्राइबल लोग जंगल में ज्यादातर रहते थे, उसको ज्यादा पढ़ना लिखना उस समय तो और भी नहीं आता था, वो इन सब चीजों से जो विकास से दूर था, तो उनको अपने इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा, कैसे वो लिख के रखेगा। तो इसका पहला ही क्या है, गलत है, यानी अधिकांश जनजातीय समूह ने लिखित दस्तावेज रखा। लिखित दस्तावेज, चूंकि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस समय उसके पास इतने साधन नहीं थे, तो लिखित दस्तावेज नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए वो अपने इतिहास को, ये गलत है उसका। ये नंबर क्या है, गलत है। और यही क्या है आपका पूछा, कौन सा कथन गलत है, यही आपका क्या है, राइट आंसर है, नंबर ए। वहीं पर दूसरे तरफ जब देखते हैं, दूसरा, जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, अर्थात उसका इतिहास तब लिखा कैसे जाता है, ये तो इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। और ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो उनका कैसे इतिहास लिखा जाता है, तो उनका इतिहास मौखिक परंपरा, अर्थात जो दादा थे उसने अपने बेटे को बताया, उसके जो पिता हुआ वो भी अपने बेटे को बताया, इस तरह से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में उसका जो कहानी है, उसका जो गाथा है वो चलता रहा, गाना के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, मौखिक परंपरा के माध्यम चलता गया। उसी को सुनकर उसका इतिहास क्या होता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट है, ये भी सही है, एक दूसरे पे वो लोग क्या करते थे, निर्भर रहते थे, और ये भी क्या है, सही है, ठीक है। इसके बाद है, निम्नलिखित सातवाहन शासकों में से किसे नासिक अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया है, यानी एक ब्राह्मण बताया गया जो सातवाहन शासक थे, सातवाहन वंश के थे, सातवाहन एक वंश था, और नासिक अभिलेख में बताया, जो महाराष्ट्र का नासिक अभिलेख, उसके अभिलेख में एक ब्राह्मण कहा गया। एक ब्राह्मण मतलब क्या होता है, अद्वितीय ब्रह्म, एक ब्राह्मण माने अद्वितीय ब्रह्म। तो किसे कहा गया था, इसका सही आंसर क्या होगा, गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्ट है, सिमुख है, सतकर्णी है, तो सही होगा इसका गौतमी पुत्र सातकर्णी। इसका सही उत्तर क्या है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जो है, इसको कहा गया एक ब्रह्म। एक ब्रह्म मतलब हो गया अद्वितीय ब्रह्म। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक स्रोत मौर्य साम्राज्य राज्य शासन कला और प्रशासन से संबंधित। मौर्य वंश, जो मौर्य एम्पायर था, मौर्य वंश जो है मौर्य,
तो इसमें जो मौर्य एम्पायर का बारे में बताता है, किस चीज के बारे में, स्टेटक्राफ्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। तो क्या है यहाँ पे, मुद्रा राक्षस, इंडिका, अर्थशास्त्र और जातक, यानी किताब का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे मुद्रा राक्षस, इंडिका, इकोनॉमी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। तो कौन सा होगा, तो इसमें देखते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल के बारे में तो क्या था, मौर्य काल में थे कौटिल्य यानी चाणक्य। चाणक्य ने किसकी रचना की थी, अर्थशास्त्र की रचना की थी चाणक्य ने। तो किसके बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के जो क्या प्रधानमंत्री थे, तो अर्थशास्त्र तो उस समय हुआ, तो इसीलिए पता चलेगा किससे आपको, अर्थशास्त्र के बारे में। अर्थशास्त्र के बारे में जो चाणक्य से जो कौटिल्य थे, उन्होंने लिखा था राजा का क्या कर्तव्य होता है, जो मंत्री है उसका क्या गुण होना चाहिए, राजा में कैसा गुण होना चाहिए, कैसी शासन व्यवस्था होना चाहिए, किसको अपना निर्माण कैसे करना है, गुप्तचर व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। तो इस तरह से जो है समाज कल्याण कैसा होगा, राजा का क्या कर्तव्य, सारा चीज जो है अर्थशास्त्र में लिखा। इसके 15 भाग हैं अर्थशास्त्र के, सभी में कुछ ना कुछ लिखा होता है। हमें पता कैसे चलेगा मौर्य काल का, तो मौर्य काल होगा तो क्या होगा, वो अर्थशास्त्र जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है पुरालेख एक ऐसा स्थान है जहां पर, यानी पुरालेख एक ऐसा स्थान है। क्वेश्चन क्या है, आपसे सिर्फ पुरालेख नहीं पूछा गया कि पुरालेख क्या है, यहाँ पूछा पुरालेख एक स्थान है, बताया गया था कैसा स्थान है, इस विषय में बताना है। जो आर्चिव इज ए प्लेस वेयर क्या होगा, पुरातत्वविदों को मिले पत्थर और ईंटों से बनी इमारतों के अवशेष रखे जाते हैं, खुदाई में मिली मूर्तियां रखी जाती है, या ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, या जानवरों और पक्षियों की खुदाई की गई हड्डियों को रखा जाता है। इसमें क्या है, जो पूरा लेख बताया गया, लेख से हम लोग समझ जाएंगे लिखना, जो लिखा हुआ कोई दस्तावेज होगा, और स्थान मतलब जगह होगा कोई जहां पर उसको रखते हैं, ऐसा जगह, उत्खनन का स्थान नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐतिहासिक पांडुलिपियों और दस्तावेजों को रखा जाता है, ऐसा जगह। ऐतिहासिक पांडुलिपि मतलब जिसको हाथ से, मैन्युस्क्रिप्ट जिसको हाथ से लिखते हैं, और दस्तावेज जो भी दस्तावेज प्राप्त हुआ हो किसी तरह का, तो उसको रखा जाता है, यानी वो आपका क्या हो जाएगा, नंबर सी। हिस्टोरिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर केप्ट, यही हो जाएगा आपका नंबर सी उत्तर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्राचीन भारतीय न्यायालय की झलक देता है। प्राचीन भारतीय न्यायालय, तो इसमें था जो आपने जो देखा, जो ये कौटिल्य जो लिखा अर्थशास्त्र, उसमें भी था। तो अर्थशास्त्र में भी जो है न्यायालय के बारे में है, लेकिन प्राचीन भारतीय और भी पहले जब जाएंगे उसके बारे में जो बता रहा है, जो किसके काल में था। तो देखेंगे जो एक है मालविकाग्निमित्रम है, मृच्छकटिक है, मुद्रा राक्षस है, रत्नावली, यानी ये जो ग्रंथ है किस में लिखा हुआ है, उस समय के न्यायालय अर्थात हो गया जो न्याय व्यवस्था के बारे में लिखा है कि कैसे न्याय करना चाहिए, यानी डिस्प्यूट हो गया किसी में तो किस तरह से न्याय मिलेगा, राजा का क्या कर्तव्य है। इसका सही उत्तर हो जाएगा मृच्छकटिक के बारे में है, यानी सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियन नहीं होगा, ये भी हो जाएगा मृच्छकटिक, यानी एक किताब का नाम है मृच्छकटिक, यानी यहाँ से देखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी फारसी पुस्तक में कपास यहाँ पे धुनने के चाप का प्रारंभिक साहित्यिक संदर्भ मिलता है। यानी यहाँ पे जो फारसी पुस्तक है उसमें बताया गया, किसमें मिलता है, मिफ्ताह उल फुजाला में, सीरत फिराज शाही में, कौवा का शब्दकोश में, या फुतुहात फिराज शाही में। कौन सा जो आपका फारसी पुस्तक जिसमें क्या होता है, कपास धुनने के जो चाप होता है, एक मशीन एक तरह का, उसमें या रेशा है, उसका आपको पता चलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, कौवा का शब्दकोश। यह पुस्तक जो है यह फारसी में लिखा हुआ, और इसी में क्या है मिलता है, इसमें बहुत सारे चित्र हैं, जो सूती वस्त्र का जो पहचान भी इससे प्राप्त होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा कौवा का शब्दकोश, यानी डिक्शनरी ऑफ कौवा जो है, इससे आपको पता चलता है। नेक्स्ट है सबसे पुरानी पांडुलिपियां डैश पर लिखी गई थी, यानी जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट है वो किस पे लिखा गया था। तो अभी आपने देखा जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब होता क्या है, पांडुलिपियां मतलब क्या होता है, जो हाथ से लिखना, हाथ से लिखा गया था किस चीज पर, कागज पर, तारपत्र, लकड़ी और पत्थर पे। तो पत्थर पर जब लिखा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शिलालेख कहते हैं। लकड़ी पे नहीं, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, नष्ट हो जाता है जल्दी से,
और कागज उस समय उसका आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो पुरानी बताया गया था। आपने पढ़ा था तारपत्रों पे, तारपत्र पे, भोजपत्र पे, भोजपत्र या भोजपत्र कहते हैं, जो हिमालय रीजन में पाया जाता था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, पाम लीव्स। तारपत्र जिसको कहते हैं, पाम लीव्स क्या है इसका सही उत्तर है। हिमालय के क्षेत्रों में यह अधिक मात्रा में पाया जाता है। एक विशेष तरह का तारपत्र बनाया जाता था जो नष्ट नहीं होता था। नेक्स्ट है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री, गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें से लिखी? यानी आर्यभट्टियम नामक पुस्तक को किसने लिखा था? आर्यभट्ट, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। ये भी आपको पता चल गया कि आर्यभट्ट ने खगोल आर्यभट्टियम लिखा था। और ये किस भाषा में लिखा गया, इसके ऊपर आपसे पूछा गया कि किस भाषा में लिखा गया। यानी आर्यभट्टियम था पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में, हिंदी में। तो उस समय जो प्रचलित भाषा था किसका? संस्कृत था, पाली भी था, ये सब चल रहा था। हिंदी तो बाद में आकर के 500 साल पहले का भाषा है हिंदी। तो उस समय जो क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संस्कृत। आर्यभट्ट ने किस में लिखा था? संस्कृत में लिखा था। और आर्यभट्ट जो भारत के थे, भारत के, उन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि जो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ घूर्णन करती है, घूमती है, यानी परिभ्रमण करती है, परिक्रमा करती है। तो ये था आर्यभट्ट का। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, संस्कृत। यानी क्या हो जाएगा? संस्कृत इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है हेलियोग्राफी संबंधित है। हेलियोग्राफी किससे संबंधित? ये जो वर्ड है, शासक के आत्मकथा लेखन से, संत के जीवनी लेखन से, संत के आत्मकथा लेखन से, शासक के जीवनी लेखन से। पहले क्या होता था, जो पहले ये समझिए कि ये क्या है, आत्मकथा लेखन और ये जीवनी लेखन क्या है। आत्मकथा लेखन यानी क्या कहते हैं इसको? ऑटोबायोग्राफी, और एक है बायोग्राफी। जब कोई लेखक क्या करता है, किसी दूसरे के जीवन के ऊपर लिखता है, कोई भी लेखक किसी दूसरे के जीवन के ऊपर लिखता है, उसे क्या कहते हैं? जीवनी लेखन, यानी बायोग्राफी कहते हैं। और लेखक यदि खुद के जीवन के ऊपर लिखते हैं तब उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अपना कहानी खुद वो लिख रहा है अपने जीवन के बारे में, ऑटोबायोग्राफी है। तो हेलियोग्राफी क्या है? तो पहले के राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपने दरबार में कवि रखते थे। कवि से क्या करते थे? लिखवाते थे, तो अपने बारे में ही लिखवाते थे। तो वो उससे लिखवाते थे, अपने विजय के बारे में लिखवाते थे। इस तरह से प्रचलन था। लेकिन हेलियोग्राफी ये सब नहीं है। हेलियोग्राफी है जो संत के जीवनी लेखन से, संत के, यानी ये पश्चिमी यानी यूरोप से संबंधित है। हेलियोग्राफी जब संत के जीवनी लेखन लिखा जाता है उससे ये संबंधित है। सही उत्तर होगा इसका नंबर बी। नेक्स्ट है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित दो कथनों में से ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला जो है नंबर ए में क्या कहा गया है? पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। दूसरा जो है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ए और बी में से आपको समझना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। पहले तो पहला क्या था, जो तारपत्र के या भूज नामक वृक्ष के छाल पर लिखा जाता था, पहला क्या है? कथन ए आपका सही है। और नंबर बी जो है, बी क्या बता रहा है? धातु जैसी अपेक्षा कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया था। क्या? अभिलेख यानी इंस्क्रिप्शंस जो है, इंस्क्रिप्शंस कहाँ लिखा जाता था? पत्थर पे यानी स्टोन पे लिखा जाता था। तो आपका क्या है? नंबर ए भी सही है और नंबर बी भी सही है। तो इसका अब ऑप्शन देखते हैं क्या लिखा है। ए गलत है, गलत है मतलब आपका तो दोनों सही है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। यहाँ पे लिखा ए और बी दोनों सही है, तो आपका ऑप्शन बी क्या है? सही होगा। आप ए और बी दोनों सही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर बी, यानी कथन ए और कथन बी आपका दोनों सही है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में, यानी 3 भागों में बांटा गया। आपने पढ़ा प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में है। विभाजित करने में समस्याएं भी है। निम्नलिखित में से वह समस्या कौन सी है? यानी जो 3 कालों में बांटा, तो क्या समस्या था? तो त्रिविभाजन भारतीय राज्यों की क्रमिक प्रगति को दर्शाता है। यानी त्रिविभाजन, ये जो त्रिविभाजन हो गया प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ये क्या दिखा रहा है? भारतीय राज्यों की प्रगति को दिखा रहा है। दूसरा है 3 काल भारतीय इतिहास को वर्णित करने के लिए अपर्याप्त है, यानी ये अपर्याप्त है, यानी इससे भारतीय इतिहास पूरी तरह से आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं इसके बारे में। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, जहां आधुनिक काल विभाजन तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। या भारतीय इतिहास में प्राचीन काल और मध्यकाल तथा मध्यकाल और आधुनिक काल में अंतर की स्पष्ट रेखाएं प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे ये कंफ्यूजन था। पहले ये देखेंगे कि ये बांटा किस लिए गया,
तो प्राचीन, मध्य और जो आधुनिक काल है, इसका कोई एग्जैक्टली सही डेट नहीं है कि यहां से यहां तक था तो ये प्राचीन काल हो गया, यहां से यहां तक मध्य काल हो गया, यहां से यहां ये हो गया। ये हम अपने सुविधा के लिए क्या किया, इसको बांट लिए हैं। तो भारत में ऐसा कुछ नहीं था कि अचानक से क्या हुआ, प्राचीन से एकदम मध्य काल आ गया, मध्य काल से परिवर्तन हो गया। लेकिन ये जो है हमने पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर अपने इतिहास को बांटा है, क्योंकि हमारे यहाँ और पश्चिमी सभ्यता में बहुत अंतर था। हमारा यहाँ का सभ्यता है बहुत हजारों साल पहले भी नगरीय सभ्यता थी, बहुत उन्नत था, और इस तरह से नहीं हुआ कि एकाएक हमारे यहाँ उन्नति आ गया या एकाएक लोकतंत्र आ गया, न्याय व्यवस्था आ गया। ये पहले से ही हमारे यहाँ मौजूद था, प्राचीन भारत से ही ये हमारी संस्कृति में मौजूद है। लेकिन पश्चिमी सभ्यता यानी यूरोप की सभ्यता को जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या हुआ है, ये परिवर्तन देखने को मिला, अचानक परिवर्तन देखने को मिला, अचानक रिवॉल्यूशन हुआ, कई क्रांतियां हुई, बड़े बड़े क्रांति के बाद ही क्या हुआ, बदलाव होना शुरू हो गया। तो ये उसके इतिहास का हिस्सा है, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े इतिहासकार पश्चिमी के सभ्यता के हुए, तो उनके प्रभाव के कारण हमने भी क्या किया, अपने इतिहास को 3 भागों में बांट लिया, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, या उन्हीं लोगों ने बांट के रखा। इसीलिए क्या हो जाएगा, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी। यह संकल्पना पश्चिम से ली गई है, पश्चिमी सभ्यता से, जहां आधुनिक काल विभाजन, तर्कना, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित है। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी। नेक्स्ट है, इतिहास के शिक्षक अपने छात्रों को हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक प्रथाओं के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। यानी टीचर जो है हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाना चाहते हैं, और क्या, धार्मिक प्रथा के बारे में, यानी कौन सा रिलीजियस उसमें था, किस देवी देवता की पूजा की जाती थी, कौन सा धर्म प्रचलित में था उस समय। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत प्राथमिक स्रोत होगा, यानी जो प्राइमरी सोर्सेस होगा, किसे लिया जाएगा। नंबर ए, अर्ली इंडिया, यानी अर्ली इंडिया एक किताब का नाम है जिसे किसने लिखा था, रोमिला थापर की पुस्तक है। रोमिला थापर आपने प्रथम ही देखा था, एक बहुत ही प्रसिद्ध इतिहासकार है भारत के, रोमिला थापर। या हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रथाओं पर अध्ययन, यानी हड़प्पा सभ्यता है उसके ऊपर जो धार्मिक प्रथाएं हैं, जो उसके ऊपर जो अध्ययन है या कोई किताब है उसके बारे में पढ़ेंगे या वो बच्चों को बताएंगे। या हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय, या हड़प्पा काल के जीवाश्म के बारे में। जीवाश्म क्या होता है, उस समय के जो अवशेष बचे हुए हैं उसी को हम लोग जीवाश्म कहते हैं। तो किस चीज को लेंगे, जाके उस काल के धार्मिक प्रथाओं के बारे में पता चलेगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, जिसे प्राथमिक स्रोत के रूप में लेंगे। हड़प्पा काल की कलाकृतियों का एक संग्रहालय, एक संग्रहालय मतलब जहां पे संग्रह किया गया उस समय की जो मूर्तियां हैं। हाँ, तो मूर्तियों को देख के पता चलता है कि किस चीज का मूर्ति है, किस देवी या देवता का मूर्ति है। इससे पता चलता था कि लोग उस समय किस चीज की पूजा पाठ करते थे, उसकी धार्मिक भावना कैसी थी, धार्मिक जो आस्था है किस तरफ थी। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नंबर सी, म्यूजियम ऑफ हड़प्पन आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट है, इमारतें और किले। इमारतें किले हमें, यानी इमारत जो बिल्डिंग्स है और जो फोर्ट है वो हमें डैश समझने में सहायक होते हैं। तो क्या समझने में सहायक करते हैं ये, ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता को, राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यकता को, या जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल को सही विकल्प का चयन की। इसमें से क्या होगा, जो सही विकल्प है, यानी कौशल को, यानी सही विकल्प का आपको क्या है, ढूंढना है। यहाँ पे दिया है ए और बी, बी और सी दिया है, सी बी और डी दिया है, सी और डी, इस तरह से ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये है और ये है। तो कौन सा जो ऑप्शन है आपका सही है, तो इसमें से आपका है, तो बताइए ऐतिहासिक काल के वास्तुकारों की सृजनात्मकता और बुद्धिमत्ता को नहीं। तो इमारतें और किले इस चीज को नहीं देता है। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, राजाओं द्वारा निर्माण कार्य को संरक्षण देना और आवश्यकता को, मैंने जन प्रशंसा, यानी जन प्रशंसा प्राप्ति साधन के रूप में भवन निर्माण के महत्व को, यानी जो ये हमें ये बताता है कि उस समय के जो शासक थे, राजा थे, वो अपने प्रजा के लिए क्या करते थे, किस तरह से उसके सुविधा के लिए सोचते थे, इस बारे में हमें पता चलता है। दूसरा जो है आपका नंबर सी सही है, उस काल में लोगों का तकनीकी और परिष्कृत कौशल कैसा था, यानी लोग किस तरह से कुशल थे जो इस तरह का कलाकृति बना पाए। तो सी और डी आपका राइट है, सी और डी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी और डी, अर्थात नंबर डी जो है ऑप्शन सी एंड डी, ये आपका क्या है, करेक्ट आंसर होगा। कथन ए इसमें है इतिहास मिथ्या है। दूसरा जो है कथन बी क्या बता रहा है, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है।
निम्नलिखित विकल्प पर विचार करें और उत्तर दें। सबसे पहले जब इस तरह का रहता था हमें देख लेना था कौन सही है कौन गलत है। तो नंबर ए देखते हैं, इतिहास मिथ्या है। ये जो मिथ्या वर्ड बताया गया है, जो हिस्ट्री इज फॉल्स, हिस्ट्री क्या है, फॉल्स है। तो क्या है, ये तो गलत है, इतिहास मिथ्या नहीं है। इतिहास का हमें तो साक्ष्य प्राप्त है, प्राचीन काल के साक्ष्य प्राप्त है, जो शिलालेख प्राप्त है, इंस्क्रिप्शंस है, जो ताम्रपत्र है ये प्राप्त है, बहुत सारे जो साहित्यिक स्रोत है ये प्राप्त है, या मोन्यूमेंट्स प्राप्त है। तो इससे तो हम पता लगाते हैं, सिक्के हैं ये है, तो उस काल के बारे में। तो इतिहास मिथ्या नहीं है, इतिहास क्या है, सही है, हमें उसका साक्ष्य है। तो आपका पहला ऑप्शन ही क्या है, गलत है। नंबर 2 जो है बी, इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर आधारित है। इतिहास स्रोतों की व्याख्या पर, तो हम पहले इसी बारे में पढ़े थे, स्रोत, सोर्स, यानी इतिहास है क्या, हमें जो सोर्स प्राप्त होते हैं, जैसे मोन्यूमेंट्स हो गया, या स्क्वाइन हो गया, या स्कल्पचर किसी भी तरह का मूर्ति हो गया, तो शिलालेख हो गया, ये सोर्स हमें मिल रहा है। इसके बाद हम उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, इतिहास का या पुरातत्वविद, और उसके बाद उसकी व्याख्या क्या आता है, तो इसी पे इतिहास क्या आधारित है, और उसके बाद इसकी कहानी बनाते हैं। तो आपका नंबर बी जो है सही है, तो ए गलत है और बी सही है। अब देखते हैं विकल्प क्या है, ए सही है किंतु बी गलत है। तो पहला ही आपका क्या है, राइट है, ए क्या है, और ए सही बताया गया, तो ये गलत नहीं है, ये आपका ए तो गलत है, ये नहीं होगा ऑप्शन आपका ए। बी क्या बोल रहा है, ए गलत है किंतु बी सही है। हाँ, यहाँ पे ये गलत है और ये सही है, तो आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट है, यानी ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट, यानी ऑप्शन बी आपका होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अभिलेखों में केवल लिपियां होती है। दूसरा है, शिलालेख कठोर सतहों पर अंकित होते हैं। फिर है आपका ए और बी, इसमें हम देखेंगे ऑल रिकॉर्ड्स कंटेन ओनली स्क्रिप्ट्स, यानी लिपि, यानी लिपियां होती है, ये बताइए सही है कि गलत है। तो अभिलेख, अभिलेख मतलब पत्थर पर जो लिखा जाता था उसी को अभिलेख या इंस्क्रिप्शन। तो अभिलेख में बताया सिर्फ लिपियां होती है, तो लिपियां क्या है, लिपि आप पढ़े हैं ना, लिपि जैसे क ख च छ, यानी एक वर्ण जो होता है, लिपि जो है, तो क्या सिर्फ लिपि है, नहीं। जब हम शिलालेख को देखते हैं उस पर क्या है, भाषा भी है, यानी पूरे लिपि से संयुक्त क्या है, भाषा है, अर्थात ये क्या है आपका गलत है। तो लिपि ही नहीं, भाषाएं होती है उसमें। तो यहाँ पर सिर्फ था, केवल लिपि होती है, इसीलिए क्या है आपका ऑप्शन ये गलत है। दूसरा, शिलालेख क्या है, कठोर सतहों पर अंकित होते हैं, तो सही है। शिलालेख मतलब, शिला मतलब पत्थर, लेख मतलब लिखना, पत्थर पर लिखना, यानी कठोर सतह, पत्थर क्या कठोर है, तो कठोर सतह पर क्या है, अंकित होता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या है, राइट है। ए गलत है और बी क्या है, सही है। यहाँ बताया गया जो सही विकल्प क्या है, केवल ए, केवल ए गलत, केवल बी, हाँ केवल बी है क्योंकि ये तो गलत है, तो केवल बी, आपका बी ऑप्शन क्या है, राइट है। जबकि ए बी दोनों है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो आपका क्या होगा, ओनली बी, बी ओनली, यानी ये ऑप्शन क्या है आपका, राइट है। नेक्स्ट है, शिलालेखों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। फिर से आपका शिलालेख यानी इंस्क्रिप्शंस के बारे में, शिलालेख नरम सतहों या तार के पत्तों पर लिखे जाते हैं, और शिलालेखों में कभी कभी राजाओं के आदेश अंकित होते थे। इसके बाद है, इसका प्रयोग शुद्ध युद्ध में राजाओं के विजय को भी अभिलिखित करने के लिए किया जाता था। ये आपका ये सी नंबर है यहाँ पे। तो ए बी और सी दिया गया है, इन तीनों में से देखना है कौन सा कथन सत्य है। ये सभी ऑप्शन को पढ़ना होगा। शिलालेख नरम सतहों या तार के पत्तों पर, पहला ऑप्शन क्या है, शिलालेख नरम सतहों, तो शिलालेख नरम सतहों पे नहीं, शिलालेख क्या कठोर सतह पे, शिलालेख यानी पत्थर पे लिखा था, इंस्क्रिप्शन था। पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत, यानी ए नहीं होगा। शिलालेखों में कभी कभी राजाओं के आदेश अंकित होते थे, ये आपका ऑप्शन क्या है, नंबर बी सही है। शिलालेख में क्या होता था, राजाओं के आदेश होते थे, या राजाओं ने कौन सा कार्य किया, अच्छे कार्य, या वो सब अंकित करके पूरे उसके राज्य में बैठाया जाता था, ये सही है। तीसरा क्या है, इसका प्रयोग युद्ध में राजाओं के विजय को भी अभिलिखित करने के लिए क्या था, ये भी है। राजा जब कोई युद्ध विजय प्राप्त करता था तो अपने विजय गाथा उसमें लिखवाता था और उसे लगाता था, तो ये भी सही है। तो आपका बी और सी ऑप्शन जो है क्या है, सही है। तो आप देखते हैं, केवल ए गलत है, केवल ए और बी, ए तो है ही नहीं, गलत है। केवल बी और सी, बी और सी, तो केवल बी और सी, तो ये सही है। या ए बी सी में नहीं, ये गलत है आपका, तो आपका हो जाएगा नंबर सी, बी एंड सी ओनली, ये ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट है, आदिवासी, आदिवासी जनजाति अर्थात जो ट्राइबल्स लोग हैं, अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, रिकॉर्ड यानी पिछला, यानी अपना इतिहास लिख करके नहीं रखते हैं। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास को कैसे लिखते हैं, अर्थात जो लिखा हुआ कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आदिवासियों का, ट्राइबल लोगों का, जनजातियों का। तो अभी का जो इतिहासकार है
वो उस समय के बारे में या उसके बारे में इतिहास फिर कैसे लिखते हैं, किस तरह से प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी और पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्व स्रोतों का प्रयोग करके या वाचिक परंपराओं का प्रयोग करके। तो इसमें से कौन सा होगा? चूंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, अर्थात हमने थोड़ा देर पहले ही आपको बताया था कि इस तरह में क्या होता है, जो एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में क्या करते हैं, अपने कहानी को स्थानांतरित करते हैं। अपना जो वीर गाथा है, जो उसका जो लड़ाई है, युद्ध है, किस तरह से रहते हैं, जीवन यापन है, कहानी सुना सुना के, कहानी के माध्यम से, गीत के माध्यम से एक पीढ़ी क्या करता है, दूसरे पीढ़ी को बताता है। इसी तरह से उसका इतिहास आगे बढ़ा, अर्थात होगा वाचिक परंपरा से, यानी यूजिंग ओरल ट्रेडिशंस, यानी मौखिक रूप से एक दूसरे को बताता है और उसी के से अभी इतिहासकार इसे पता करके उसके बारे में इतिहास लिखते हैं। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल वह है जहां, अब ऐतिहासिक स्थल किसे कहे, स्थल मतलब जगह, किसको कहते हैं? अ हिस्टोरिकल प्लेस इज वन वेयर, ऐतिहासिक स्थल किसे कहेंगे? अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, या इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। यानी वहां पे जहां पे इतिहासकार इतिहास, हिस्टोरियन राइट्स हिस्ट्री, क्या उसको कहेंगे? या इतिहास प्रिय लोग जुड़ते हैं, या जहां पे इतिहास प्रिय लोग, इतिहास को पसंद करने वाले लोग जुड़ते हैं, उसको कहेंगे? नहीं, इसको भी नहीं कहेंगे, इसको भी नहीं। या उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, तो ऐतिहासिक स्थल उसको भी नहीं कहेंगे। जहां पे अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, तो आपका नंबर ए क्या हो जाएगा? सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? हस्तलिपि यानी एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिपि मैन्युस्क्रिप्ट जैसे हाथ से लिखा हुआ, तो वे प्रायः तार के पत्रों पर लिखी गई थी। बोला है सही नहीं है, यानी गलत है, वो आपको ढूंढना है। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी और उसके बाद मुद्रित की गई थी। कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। इसमें से कौन सा गलत है? तो पहला जो है, जो वे प्रायः तार पत्रों पर लिखी हुई थी, ये क्या है आपका? सही है, क्योंकि प्रायः तार पत्र या भोजपत्र जो हिमालय रीजन में मिलता था उस पर लिखी गई थी, ये सही है आपका। वे जिस काल को प्रदर्शित करती है उस काल का मुख्य स्रोत है, यानी ये क्या है? हस्तलिपियां उसी काल का स्रोत है, मुख्य स्रोत है, क्योंकि लिखा हुआ स्रोत है, ज्यादा क्या है, ये प्रभावशाली है। आपका बी भी क्या है? सही है। वे हस्तलिखित थी, यानी यहाँ तक सही है, और उसके बाद मुद्रित की गई, यानी ये गलत है। यानी पहले बोला वो हाथ से लिखा था, बाद में मुद्रित किया गया, मुद्रण बाद में हुआ ही नहीं। यहाँ क्या? दे वेर हैंड रिटन एंड देन प्रिंटेड, क्योंकि उस समय क्या हुआ था? प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार ही नहीं हुआ था, जिससे मुद्रण उसका वहां पे उस समय नहीं किया गया। तो आपका यही गलत है, तो आपका सी नंबर क्या है? राइट आंसर होगा, आपको गलत ही ढूंढना था। नेक्स्ट है महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? महापाषाण यानी मेगालिथ्स, अबाउट मेगालिथ्स जो है, इसके बारे में कौन सा? तो महापाषाण यानी पाषाण मतलब पत्थर, महा मतलब बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ा पत्थर, इसके बारे में तो क्या है महापाषाण? तो इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए थे। ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते थे। ये भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे। तो बताया गया है कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो महापाषाण था क्या? महापाषाण, महापाषाण बड़े बड़े पत्थर का टुकड़ा। इसमें क्या होता था? बड़े बड़े पत्थर का टुकड़ा जो कहीं पे दफन करने के लिए भी था, कहीं पे गाड़ देता था, इंस्क्रिप्शंस के लिए था, यानी विजय गाथा का दिखाने के लिए था, इस तरह से होता था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए क्या था? तो ये होगा आपका नंबर ए सही उत्तर। बीसीई का अर्थ क्या है? बीसीई यानी जो बीसी है, तो बिफोर कॉमन एरा, बिफोर सीजर एरा, बिफोर कंटेम्पररी एरा या बिफोर क्रिश्चियन एरा। तो इसमें हम क्या देखते हैं? बीसीई, तो ये जो दिखाता है समय को दिखाता है, यानी पहले था बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट, फिर हुआ एडी यानी बाद के समय को ईसा मसीह के जन्म से जोड़कर देखा जाता है, यानी एनो डोमिनी। तो बीसी क्या हो गया? तो इसको यदि हम बीसी देखेंगे तो बाद में सभी लोगों ने जब इसका इस्तेमाल करने लगा तो इसको अलग तरह से, यानी धार्मिक जो दृष्टि से अलग हटके से इस्तेमाल हुआ, इसलिए बिफोर क्रिश्चियन एरा ना होकर बीसी होगा बिफोर कॉमन एरा, यानी बिफोर कॉमन एरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? नंबर ए, बिफोर कॉमन एरा के रूप में इसे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है पांडुलिपियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी पांडुलिपि यानी मनुस्क्रिप्ट।
तो नंबर एक क्या बताया, मनुस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू से आया है। लैटिन शब्द जो मैनू उससे लिया गया है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये आमतौर पर भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखे जाते थे और ये भुर्ज हिमालय में उगते हैं। तो ए, बी और सी तीन ठो आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो क्या ए देखते हैं, मनुस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनू से आया है जिसका अर्थ है हाथ। क्या ये सही है गलत है? सही है। मैनू मतलब हाथ है, स्क्रिप्ट में जो लिखना है हाथ से लिखना, आपका नंबर ए सही है। नंबर बी है, ये आमतौर पर भुर्ज वृक्ष, जैसे भोज वृक्ष भी कहते हैं, ये की छाल पर लिखे जाते थे। ये भी क्या है, ऑप्शन आपका सही है। नंबर तीन है, ये भुर्ज हिमालय में उगते थे, हिमालय क्षेत्र में उगते हैं, ये भी सही, यानी ए बी सी तीनों राइट है। यानी केवल ए, केवल बी, केवल सी, उपरोक्त सभी, यानी आपका ये नंबर डी जो है क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव जो है ये क्या है आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, ऋग वैदिक साहित्य पांडुलिपियों को सूखे केले के पत्तों पर लिखा गया था, ए नंबर बताया गया। दूसरा जो है, ये पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। तो दोनों में से बताना है जो कौन सा कथन सही है। तो ऋग वैदिक में क्या था, जो पांडुलिपियों को सूखे केले के पत्ते, पहला यहाँ पर दिखा है सूखे केले के पत्ते पर, सूखे केले के पत्ते पर नहीं लिखा गया, ये तार या भोज वृक्ष है उसके पत्ते पर लिखा गया था। आपका ए क्या है, नंबर वन क्या है, गलत है। दूसरा बताया गया, ये पांडुलिपियां केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये भी क्या है आपका गलत है। सिर्फ संस्कृत में नहीं लिखी, पाली भाषा में भी लिखी गई थी, प्राकृत भाषा उसमें भी लिखी गई थी। तो आपका दोनों गलत है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ना तो ए ना बी, ना तो एक और ना ही दो, यानी ये आपका डी क्या है सही है, यानी दोनों ही क्या है आपका गलत, नेदर वन नॉर टू। हमें आरंभिक कृषकों व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला। आरंभिक कृषक और पशुपालक, कृषक अर्थात जो खेती का काम करते हैं, पशुपालक जो पशुपालन करते हैं, चरवाहा, जो इसके बारे में कैसे पता चला, नहीं हजारों साल पहले से कैसे पता चला इसके बारे में। तो हमारे आसपास उस समय की लिखित रिकॉर्ड है या हमारे आसपास अनाजों और जानवरों की हड्डियों के साक्ष्य है। तो कृषक और पशुपालक, यानी जब कृषक और पशुपालक के बारे में बात करते हैं तो उस समय लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, अर्थात क्या होगा, उसका लिखित जो रिकॉर्ड बताया गया, जो लिखित रिकॉर्ड है ये हमारे पास मौजूद नहीं है। तो उस समय का जब का बात ये कहा गया है प्राचीन काल का, तो ये आपका गलत है। दूसरा क्या है, हमारे आसपास अनाजों और जानवरों की हड्डियां के साक्ष्य, तो ये आपका क्या है सही ऑप्शन है, क्या नंबर बी, क्योंकि उस समय के जो है खोज से उत्खनन से चावल के टुकड़ा मिला है, या जो सूती कपड़ा का जो रेशा मिला है, या हड्डी का अवशेष मिला है, ये सारे चीज। तो आपका बी क्या है सही है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल बी, यानी केवल बी क्या है इसका सही आंसर है। शुरुआती सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है क्योंकि, जैसे इसको आहत कहते हैं सिक्के, शुरुआती सिक्के यानी बहुत पहले का जो बात है उसको आहत सिक्के कहा जाता है। क्यों इसको आहत कहते थे, तो पहला धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था। लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, या आसान संग्रहण संचयन के लिए सिक्कों को आहत किया जाता था। इसमें से कौन सा ऑप्शन क्या है सही है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको आहत सिक्के कहा जाता था क्योंकि, मैंने आहत क्यों कहते थे, आहत का अर्थ होता है प्रहार करना, आहत मतलब चोट देना, प्रहार करना, आहत। तो पर जो उस समय था, शुरुआत में क्या करते थे, जो सिक्के जब बनाया जाता था धातु के टुकड़े को काट करके उस पे किसी एक धातु के स्तंभ से जोर से मारा जाता था, उस पे आकृतियां उत्पन्न करता है, आहत किया जाता था, इसीलिए उसको आहत सिक्का नाम दिया गया था। अर्थात धातु के सिक्कों पर आकृतियां आहत थी, यानी आहत थी, आहत किया जाता था, इसलिए उसको कहते, सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर, इसीलिए उसको आहत सिक्के कहते थे। दूसरी ओर है, आकृति देने के लिए सिक्कों को ठोस औजार द्वारा आहत किया जाता था, यह भी सही है। लोगों को आहत मुद्रा भुगतान के बाद रसीद के तौर पर मिलती थी, यानी ये जो है ये ऑप्शन जो है ये सही है। ये किस क्षेत्र में सही है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, पुराने सिक्कों के, यानी पुराने सिक्कों के लिए क्या है ये ऑप्शन सही है। लेकिन आहत क्यों करते थे, मतलब क्यों कहा जाता था आहत सिक्के, तब क्या होगा ऑप्शन ए, तब क्या होगा ऑप्शन आपका ए होगा। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कहलाता है। न द पर्सन हु स्टडी द थिंग्स मेड एंड यूज इन द पास्ट, जो पास्ट के जो सामान है कुछ भी हो उसके बारे में जो पढ़ता है, जानता है, अध्ययन करता है, उसे क्या कहते हैं, संग्रहालय विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी, पुरातत्वविद या इतिहासकार। ये बहुत ही आसान है। जो वस्तु है
बनी और प्रयोग में लाए गए वस्तु के बारे में अध्ययन करता है। जो वस्तु के बारे में करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे, जो आर्कियोलॉजिस्ट कहेंगे। लेकिन हिस्टोरियन क्या, इतिहासकार, वो अलग है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पुरातत्वविद हो जाएगा। कॉमन एरा क्या है, आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, या हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा को कहते हैं, या ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्से में स्वीकृत है। तो कॉमन एरा क्या है, कॉमन एरा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका नंबर डी, यानी क्रिश्चियन एरा। जो पहले क्रिश्चियन एरा ही था और यही क्या बाद में कॉमन एरा बन करके पूरे दुनिया में स्वीकृत किया गया है, कॉमन एरा। सन 2012 यानी इस तरह से 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप देखिएगा कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सोचेगा ऐसे कैसे पूछ सकता है, लेकिन ये ऑलरेडी सीटेट में आ चुका है, इसलिए बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसी तरह का प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। आपको 2012 लिखना है, सन 2012 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे 2012, ईसी 2012, एपी 2012, एडी 2012 या बीसी 2012। तो 2012 कैसे लिखेंगे हम लोग, एडी 2012, ए का अर्थात एनो, डी का डोमिनी, एनो डोमिनी लिखते हैं 2012। जबकि जब पहले का लिखना होता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं ईस्वी पूर्व, तब क्या होता, बीसी का इस्तेमाल करते हैं, बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म से पहले। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, नंबर सी, एडी 2012। नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जहां अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। अब इसमें से आपको क्या करना है, मैच करना है, उसके बाद देखना है। तो नेम ऑफ द प्लेस है और यहाँ पे करेंट है, तो क्या गया है, यहाँ पर चिरांद है, कोहडीवा है, बरजहूम है, बरजहूम और हालूर है, और इधर में क्या है, वर्तमान राज्य कश्मीर, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, यहाँ से अलग होगा, ये है। उपयुक्त दो कॉलम में सही जोड़ा आपको क्या करना है, मिलाना है। तो चिरांद आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे, जैसे आपने बहुत सारे लोग ने सुना होगा बरझूम के बारे में, जो कहाँ पे आपका कश्मीर में, तो इसका हो जाएगा सी का ई हो जाएगा, सी का ई। इसके बाद जब हम देखते हैं चिरांद कहाँ है, आपको पता नहीं चिरांद कहाँ है, बिहार में है, तो क्या हो जाएगा, ए का एच हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे कोहडीवा है, क्या है, कोहडीवा कहाँ पे हो जाएगा, ये कोहडीवा स्टेट कहाँ पर आ जाएगा आपका, देखते हैं बी का, बी, और एक है हालूर है, तो बी का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, ये है डायरेक्ट। कोहडीवा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। और एक बच गया हालूर, हालूर कहाँ पे हो जाएगा आपका, जो बच गया आंध्र प्रदेश, यानी ए का हो जाएगा आपका, डी का जी। तो कोहडीवा कहाँ हो गया, एफ, ये हो गया एफ। तो देखते हैं किसका है, ए का हो गया एच, तो किस में है, यहाँ पे ऑप्शन ए में है, यहाँ पे ये आपका क्या है, ऑप्शन ए, ये बी और सी। ए का एच, ए का एच मिल रहा है, बी का एफ, बी का एफ मिल रहा है, सी का ई, सी का ई भी मिल रहा है, और डी का जी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, डी का जी, ये जी मिल रहा है। तो ये ऑप्शन आपका क्या है, नंबर ए सही है, ऑप्शन ये क्या है, सही है। भारत, जो भरत है, भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता हुए डैश में रहते थे, यानी कहाँ पे, भरत लोग जो थे वो कहाँ पर रहते थे, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख किया गया, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, या उत्तर पश्चिम भारत में। तो भरत शब्द जो है बहुत पहले, जैसे हमारा जो इतिहास है, वैदिक काल, ऋग्वेद में जिसका उल्लेख मिलता है, वैदिक काल, वैदिक काल में साधारणतः किसका इतिहास है, आर्य लोग का इतिहास है। आर्य लोगों ने वैदिक रचना की थी वैदिक काल में। तो आर्य लोग आए कहाँ से, आर्य लोग कहाँ से आए थे, हमारे भारत के पश्चिम भागों से आए थे, तो आके कहाँ बसेंगे, यानी जो भारत का जो इस तरह का जो पार्ट है, यानी इस साइड में जो पूरा भारत है, मान लीजिए इस पार्ट में बसेंगे, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तर, और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम में आज लोग पहले आके बचे थे, यानी जो सिंधु सभ्यता है, जो आपका सिंधु नदी के आसपास, वो कहाँ है, उत्तर पश्चिम में, तो वहीं पे आर्य पहले आए थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, उत्तर पश्चिम, यानी भारत लोग का यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में अंगकोर स्थित है, अंगकोर जो है स्थित है कंपूचिया, कंबोडिया में, श्रीलंका में, चीन में, म्यांमार में। तो अंगकोर वाट है क्या, अंगकोर वाट क्या है, एक मंदिर है, एक मंदिर का नाम है अंगकोर वाट, जो अंकोर नामक जगह पे, इसीलिए इसको अंकोर वाट कहा गया।
तो अंकुर वाट वहां पे है। और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर में विस्तारित जगहों पे, और प्राचीन मंदिर भी है, बहुत प्राचीन मंदिर है, विष्णु भगवान का है। और ये क्या है, दुनिया के कहाँ पे है, कंबोडिया, जिसको क्या कहते हैं, कंपूचिया, कंबोडिया में ये है। नेक्स्ट है, आप निम्नलिखित में किस प्राथमिक स्रोत का उल्लेख पहले पालतू पशुओं के निर्माण के दावों के लिए करेंगे, यानी लोगों जो पहले पालतू पशुओं को यहाँ पालते थे उसके बारे में बताया गया था। पहला क्या है, पहले पालतू पशु ने हजारों हजार साल पहले की बात कही, उस समय लोग किस तरह के पालतू पशु पालते थे उसके बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है। तो पहला दिया गया है जो मनुस्क्रिप्ट्स, पहला के बारे में। तो मनुस्क्रिप्ट यानी हजारों साल पहले जब प्रारंभिक मानव थे तो उस समय का बात कहा गया, उस समय तो लोगों को लिखना ही नहीं आता था, तो उस समय का दस्तावेज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या मौजूद है जिससे पता लग सके कि लोग पालतू पशु उस समय रखते थे। तो दूसरा क्या है, मिनिएचर टॉय, यानी जो लघु मूर्तियां थी, खिलौने थे, लघु मूर्ति, छोटे छोटे मूर्ति जो प्राप्त होते हैं। तो हाँ, उस समय के जो मूर्ति है पुरातत्वविद को मिले हैं, जिससे पता चल सकता है कि हाँ पालतू पशु लोगों के पास था। या केप पेंटिंग्स है, यानी चित्र भी बनाया गया है, तरह ने बैल का चित्र बनाया, तरह तरह से भेड़ बकरी का भी चित्र बना के लोग रखे थे। तो आपका BBC भी क्या है, आपका सही है, केप पेंटिंग से भी हमको पता चलता है। और उसके बाद क्या टॉम्स है, यानी आता है कब्रगाह, कब्रगाह था तो जो उसका जीवाश्म जो प्राप्त होता है, कब्रगाह ने दफना दिया होगा, जो मिट्टी के नीचे दब गया होगा, उसके जो हड्डी वगैरह जो प्राप्त होता है उससे भी हमको पता चलता है कि यानी ये लोगों के आसपास ही यदि ये मिले तो हमें क्या लगता है कि लोग इसको पालते थे। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा नंबर B, C और D। तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही, A B C। A है तो आपका गलत है, वो नहीं था। तो A किसमें, इसमें है तो ये गलत है, ये इसमें भी है तो ये भी गलत है। उसके बाद जाकर के तो इसमें ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे D नंबर में B C और D, B C और D, यानी D ऑप्शन क्या है, सही है। D में क्या हो जाएगा, B C और क्या हो जाएगा D, यानी ये ऑप्शन क्या है, B C और D आपका सही है तीनों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संगम कविता पर ध्यान दें। संगम कविता जो संगम साहित्य है उसमें से कविता लिखा गया था। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियों। ये जो आपने देखा प्राचीन भारतीय इतिहास के किस पहलू का साक्ष्य प्रदान करता है, यानी जो संगम साहित्य कविता इसमें लिखा गया है ये हमें क्या बता रहा है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो नए प्रश्न और विचार, या प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार, सिल्क रूट, रेशम मार्ग का कुषाण द्वारा नियंत्रण, या बौद्ध धर्म के समय ग्रामीण जीवन। तो क्या बता रहे, समुद्री जहां पर लाए गए तेज तटीय घोड़े, यानी इसमें से दिखा रहा है क्या ये व्यापार के बारे में बता रहा है। इसको जो मिला है यहाँ से समुद्र, हिमालय से रत्न मिला, दक्षिण के पार चंदन की लकड़ी मिला, तो क्या बता रहा है, व्यापार के बारे में। तो क्या इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रारंभिक समुद्र तटीय व्यापार, यानी नंबर B जो है इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है A तथा B पर आपको देखना है। इतिहासकार समय को केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में देखते हैं, नंबर A। दूसरा है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है, समय जो है। तो कौन सा सही है, पहले ये देखेंगे। तो क्या इतिहासकार जो है समय को केवल घंटा, दिन या वर्ष में देखते हैं, जी नहीं। इतिहासकार उस समय के आर्थिक दशा को, सामाजिक दशा को, कल्चर को, संस्कृति को, सभी चीज को देखता है समय में। तो ये क्या होगा, आपका नंबर A गलत है। B क्या है, समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। तो B आपका क्या है, सही उत्तर है। तो A गलत और B क्या है, सही है। A और B दोनों सही है। A की सही व्याख्या है नहीं, अच्छा, A और B दोनों सही है और B A की सही व्याख्या नहीं है। तो आपका ये हो जाएगा सही है, नंबर B। इसके बाद है प्रश्नों के उत्तर सही में दीजिए। जो कथन A है, सिक्कों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविद कहलाते हैं, जो सिक्कों का अध्ययन करते हैं। तो दूसरा है, ये औजार, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज और खुदाई भी करते हैं। तो बता दिया जो पुरातत्वविद किसे कहते हैं। तो पुरातत्वविद किसे कहते हैं, जो आपके प्राचीन काल के जो अवशेष, कोई भी अवशेष हो, मोन्यूमेंट हो, कुछ भी हो जो मिलता है, उसके ऊपर जो अध्ययन करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। तो यहाँ पर बताया सिक्कों का अध्ययन कर रहा है, जो सिर्फ सिक्के का जो अध्ययन कर रहा है, तो क्या हम उसको पुरातत्वविद कहेंगे, नहीं कहेंगे, सिर्फ सिक्कों का जो अध्ययन कहेंगे। तो ये औजार, हथियार, बर्तन, धूपदान, आभूषण और सिक्के खोजने के लिए खोज खुदाई भी करते हैं। तो पुरातत्वविद ऐसा करता है, इन सब चीज के लिए वो खुदाई करते हैं। तो आपका B क्या है, सही है। तो A गलत है
और बी सही है, तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है लेकिन ये नहीं है, तो ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है, तो ए गलत है और बी सही है, तो आपका नंबर डी है क्या, सही ऑप्शन। ए इज रॉन्ग बट बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी, यानी मालती माधव जो नाटक है ये क्या रचना किसने किया था, भास, कालिदास, भवभूति और बाणभट्ट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भवभूति, यानी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा भवभूति। तो ये था आपका जो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, ये आपने देखा जो एमसीक्यू है, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसी तरह का और आगे के लिए हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।